तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 थिंग्स आई डिस्कस बिफोर आई एंटर द ओशन। समुद्र में डुबकी लगाने से पहले 2 बातें मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1, 60-70 स्कोर करने के लिए प्रिपरेशन लेवल कैसे होनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर to score very good marks. It is very difficult to define what is good marks. For a student who is capable of getting 50 and above 50, good marks for him will be above 60 and 70. For a student who is just making it 45-50, very good marks means 55-60 will be very good marks. Depends ना, so अपना अपना है। तो वेरी गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए तो क्या करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये जानना चाहेंगे नहीं जानना चाहेंगे? बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एन एग्जामिनर। राइट नाउ आई एम नॉट चेकिंग द पेपर्स, आई वॉज। सो एज एन एग्जामिनर ऑल्सो आई कैन शेयर सम इंफॉर्मेशन। ऑफकोर्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर सकते, बट जनरल इंफॉर्मेशन तो शेयर कर सकते। फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट। सेकेंड, रिगार्डिंग योर पेपर, रेट्स, टैक्स रेट्स वो पूछते रहते हैं, मेल करते रहते हैं, ऐसा होता है। पर्टिकुलरली सर्विस टैक्स में तो चक्कर है ही। कौन सा टैक्स रेट अप्लीकेबल होता है, किसी के मन में शंका, डाउट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर। दीज 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू डिस्कस फर्स्ट, देन आई विल मेक एन एंट्री इन दिस सब्जेक्ट। फर्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग योर टैक्स रेट्स। यू नो, अंडर सेंट्रल एक्साइज फॉर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इट इज़ 12.5%। ये आपको पता है, मतलब ऐसा पता होना चाहिए कि कोई 1% पे आयोटा ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए। 12.5%। सो इज देयर एनी एजुकेशन सेस? नो, एवरीथिंग इंक्लूडेड। एजुकेशन सेस अलग से नहीं है, नहीं होगा। स्वच्छ भारत सेस वैसे ही नहीं है एक्साइज में। सो टोटल इन्होंने सब मिला के 12.5% किया। दिस इज ए जनरल रेट। बट रिमेंबर, फॉर सेंट्रल एक्साइज different products attract different rates. That is the reason why in the examination, in the question paper, they will give the tax rate, rate of duty they will invariably give. शायद ही कभी भूल जाते, भूल के कभी भूल जाएंगे तो नहीं देंगे, अदरवाइज एक्साइज में तो टैक्स का रेट खुद देंगे। आपको क्या टेंशन लेना क्या टैक्स रेट होगा, वो तो जो रेट देंगे 10% बोलेंगे तो 10% से करोगे, 5% बोलेंगे तो 5% से करोगे। अंडर एक्साइज द रेट ऑफ ड्यूटी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इज अप्रोप्रिएट, बट एक्सेप्शनल केसेस, वेरी रेयर केसेस समटाइम्स भूल जाते। सीए के पेपर सेटर्स भूलते नहीं, मोस्टली मैंने देखा सीए के पेपर सेटर्स भूलते नहीं। कभी सीएस में, कभी सीएमए में, सीएमए में तो फ्रीक्वेंटली हो ही जाता है, वो उसमें तो मिस्टेक्स भी कर देते, वो छोड़िए। So, if they don't give, then assume that it is 12.5%. That is most appropriate. कुछ और भी assume कर सकते हैं, वो काट नहीं सकते, लेकिन आप 12.5% assume करेंगे तो you are most update. So, excise it is done. But service tax, they don't give you the rate of tax, but gives. This is last attempt, देखिए लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने दिया भी था, कई केसेस में उन्होंने दिया, क्योंकि अभी चेंजेस हो रहे हैं ना। 12%, 14% हो गया, फिर स्वच्छ भारत सेस, ये सारी चीज़ें होती है। सर्विस टैक्स में सेक्शन 66B दैट अंडरवेंट अमेंडमेंट, यू नो दैट। सेक्शन 66B इज द चार्जिंग सेक्शन। इन द चार्जिंग सेक्शन द टैक्स रेट हैज़ बीन increased to 14%. You know, tax rate has been given in the Finance Act itself, section itself, means that is uniformly applicable, subject to exemption if any. So, 14% is the service tax as per section 66B. Because it is as per section 66B, you don't have to do anything, you can't do anything. All you have to do is you apply that. Section 66B talks about 14%. And what about Swachh Bharat cess? Applicable है? नहीं है ना? करेक्ट, मई एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, क्योंकि नवंबर 15 को आया वो।
Swachh Bharat says 0.5% on the value. It is not on tax. It is on the value. For example, value 100 है तो 0.5%. 100 रुपीज़ वैल्यू है तो 50 पैसा तो टैक्स ही है. नॉर्मली ये सरचार्ज की तरह सेस को टैक्स पे लगाते, ये तो डायरेक्टली वैल्यू पे लगा रहा है. उनकी मर्जी, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लगा सकती है. सो दिस स्वच्छ भारत सेस 15 नवंबर को आया, इसीलिए ऑल अमेंडमेंट्स याद रखना, ऑल अमेंडमेंट्स अप टू 31 अक्टूबर, राइट. All amendments up to 31st October are applicable for May examination, whether it is IPC or final. इसलिए 31st अक्टूबर के बाद आया, इसलिए तो मे एग्जामिनेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है. जो नवंबर में पेपर देने वाले उनके लिए अप्लीकेबल है. सो नवंबर में पेपर देने वालों के लिए, जो अटेम्प्ट करने वाले, उनके लिए तो 14.5% होगा. अभी मे वालों के लिए तो 14% होगा. सो टैक्स रेट्स क्लियर है और कस्टम्स में कोई टेंशन ही नहीं है, जो रेट है वही रेट है. एंड कस्टम्स में, एक्साइज में तो सेस नहीं है, एजुकेशन सेस, लेकिन कस्टम्स में एजुकेशन सेस अभी भी है. एजुकेशन सेस एज इट इज़ अप्लीकेबल है, जैसे पहले था वैसे अभी भी अप्लीकेबल है. सेकंड पार्ट, हाउ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. वेरी गुड को आप अपनी तरफ से डिफाइन कीजिए. किसी का 50-55 आता है तो वो समझते हैं शायद वेरी गुड, किसी को 65-70 है तो उनके लिए वेरी गुड है, किसी के लिए 70-80 रेंज है तो वेरी गुड है. अपना अपना अपने अपनी सोच है. सो वेरी गुड का मतलब है इम्प्रूवमेंट, राइट. किसी के 45-50 रेंज मार्क्स आने वाले तो 5 मार्क्स और 5 to 6 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए, 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए तो एक इट्स ए ग्रेट एडवांटेज है कि नहीं. बताओ उसके लिए क्या करना. स्टेप नंबर 1, प्रिपरेशन. आपका प्रिपरेशन का अप्रोच इट शुड बी वेरी क्लियर. फाइनल के विद्यार्थी तो जानते ही है, ज़्यादा इसके ऊपर भाषण देने की ज़रूरत नहीं है. नंबर 2, योर प्रेजेंटेशन, योर प्रिपरेशन एंड योर प्रेजेंटेशन एंड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग दोज 3 hours, दैट मेनली मैटर्स. रात भर पढ़ के जाने वाले, मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, रात भर पढ़ के पेपर देने जाने वाले, उनका आउटपुट लेवल इतना अच्छा नहीं होता. जितना आता है उतना लिख के नहीं आ पाते. आपने भी अपने अनुभव में देखा होगा. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू शुड बी एट रेस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा रिवाइज ही करना, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं. ऐसे उलट पलट करके देखने वाली बात है. और इक्का दुक्का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल पेपर है तो नेचुरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 1 2 2 3 थोड़ा एक बार ऐसे प्रैक्टिस करना. क्योंकि प्रैक्टिस इसलिए करना है कि थोड़ा सा लगेगा कि हम ऑलरेडी ऑन दी जॉब. ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन बाकी टाइम एग्जामिनेशन तक, एग्जामिनेशन स्टार्ट होने तक जितना मर्जी पढ़ो, सुबह से शाम तक पढ़ो, रात भर पढ़ो, जब नींद आएगी सोना, नहीं तो पढ़ना, पढ़ते रहना. लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस यू कीप योर ब्रेन फ्रेश, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये तो आपको पता है, फाइनल के विद्यार्थी के लिए तो बताने की ज़रूरत नहीं है. प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो प्रिपरेशन के बारे में भी आपको तो पता है, बस इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में 2-3 बातें. नंबर 1, आप मई 2016 में अटेम्प्ट दे रहे हैं. 2015 का बजट आया हुआ, 2014 का बजट वैसे तो आया था. सो लास्ट 2 years के बजटेड चेंजेस, यू आस्क योर सेल्फ, डू यू नो आर नॉट. लास्ट 2 years अमेंडमेंट्स, 3 years है तो बेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन लास्ट 2 years तो पक्का. 2014 में फाइनेंस एक्ट में क्या क्या चेंजेस है. फाइनेंस एक्ट का मतलब आपको पता ही है, एक्साइज एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट्स, एक्साइज एक्ट, फाइनेंस एक्ट, कस्टम्स एक्ट. एक्ट के चेंजेस यानी सेक्शंस में चेंजेस कहा है, दैट इज़ फाइनेंस एक्ट. प्लस चेंजेस इन नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड ऑफ कोर्स प्रोसीजर्स आर रूल्स. यू कैन से रूल्स के तो चेंजेस तो रोज़ होते रहते, नोटिफिकेशंस तो रोज़ आते रहते. इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस में यही डिफरेंस है. डायरेक्ट टैक्सेस में तो असेसमेंट ईयर ओनली वंस ए ईयर ये काम है. तो इसीलिए जो फाइनेंस एक्ट में जो चेंजेस है, अप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट है, साल में 1 ही बार होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में 2 बार होता है.
नवंबर मई अटेम्प्ट के लिए तो 31 अक्टूबर तक के सारे चेंजेस आपको लेने हैं। इन बिटवीन सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, चेंजेस इन रूल्स वगैरह होते रहते हैं, आपको तो लेना ही पड़ेगा। वॉल्यूम डायरेक्ट टैक्सेस से इनडायरेक्ट टैक्सेस का थोड़ा कम है, चेंजेस का वॉल्यूम कम है, लेकिन 2 बार करना पड़ता है अपडेशन, इसलिए रिपीटर्स के लिए तो बड़ा संकट है, 2 बार अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। डायरेक्ट टैक्सेस में एक ही बार अपडेट करना पड़ता है। सो रूल्स वो तो नोटिफिकेशंस के द्वारा, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस के द्वारा रूल्स में चेंजेस आते हैं, प्लस एग्जम्पशन वगैरह, एग्जम्पशन दे रहे हैं, एग्जम्पशन विड्रॉ कर रहे हैं, वो एग्जम्पशन एक्साइज के अंदर इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सर्विस टैक्स के अंदर मेगा एग्जम्पशन है, और एबेटमेंट स्कीम है, पार्शियल एग्जम्पशन है, वो तो नोटिफिकेशन के द्वारा चेंजेस होते हैं, प्लस सर्कुलर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन चेंज होता है, प्लस केस स्टडी। कोई पर्टिकुलर केस आ गया, कोई अच्छा खासा सेंसेशनल केस है, ऑटोमेटिकली वो केस के चलते तो लॉ बदल जाता है, बदल सकता है। सो लेटेस्ट केसेस के लिए तो मैं कहूँगा कि लास्ट 3 इयर्स लेटेस्ट केसेस आपको लेना है, प्लस प्रीवियस केसेस तो लेना ही है, लेकिन लास्ट 3 इयर्स के ले लिया तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, कंफर्टेबल पोजीशन में आप। फॉर एग्जांपल 2015, 2014, 2013 बहुत रेलेवेंट है, हो सके तो 2012 का भी ट्राई करके जाना, लेकिन बहुत एम्फोसिस देना 2014 के लिए। 16 एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, फर्स्ट हाफ का एग्ज़ाम है आपका, मई मीन्स फर्स्ट हाफ है, नवंबर मीन्स सेकंड हाफ। इन एनी ईयर फर्स्ट हाफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे पीछे 2 साल बहुत ज़्यादा, खासकर 15 और 14 कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। 2014 का तो कोई केस छोड़ना नहीं, 15 का ये मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, 15, 14 हो सके तो 13, ये 3 साल के केस स्टडी अच्छा से करके जाना। लेकिन बहुतों को दिक्कत होती है, बहुतों को तो ये केस स्टडी का नाम लेते ही थोड़ा सा हेडेक होता है। कितने लोगों का होता है? हाथ उठाइए, बी सिंसियर। अरे केस स्टडी, ओ केस स्टडी थोड़ा आता है समझ में, थोड़ा नहीं आता, फिर भी पढ़ना है, ये तो नींद आती है कभी, या कुछ मन नहीं करता कोई, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की तरह नहीं है, ये ऐसा लगता है। कितने लोगों को लगता है? एक बार हाथ उठाइए। बी फ्रैंक, ओपन, कोई ओपन माइंडेड नहीं है, मुझे पता है होता है, हाथ नहीं उठा रहे, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपको ओपन अप करूँ और फिर है। इट इज़ ए कम्बरसम जॉब रियली, खासकर जब वो सब्जेक्ट मैटर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक से। फॉर एग्जांपल रिफंड की बात कर रहे हैं, सो रिफंड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रिफंड रिलेटेड केस स्टडी में तो हेडेक वाला, हेडेक क्रिएट करने वाले ही होती है। तो मतलब चाय पी ले फिर भी ठीक नहीं है, ठीक नहीं हुआ, ऐसा होता है। लेकिन उसका तरीका यही है, यू शुड डू इट एनीवे। और यदि नहीं आता समझ में, उससे रिलेटेड लीगल पॉइंट या कॉन्सेप्ट एक बार टेक्स्ट बुक से, मटेरियल से एक बार पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल सेटलमेंट कमीशन की बात है, सेटलमेंट कमीशन क्या ये केस एंटरटेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो सेटलमेंट कमीशन के बारे में आइडिया नहीं है तो नहीं से वैसे ही हेडेक होगा ही नहीं। तो हो सके तो थोड़ा सा सेटलमेंट कमीशन के बारे में पढ़ लेना, तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो फिर इसके बाद वो केस स्टडी पढ़ोगे तो नेचुरली वो वहाँ नॉलेज भी है, कुछ नॉलेज भी आ गया सेटलमेंट कमीशन के बारे में, यहाँ तो केस स्टडी का इन्फॉर्मेशन भी जचता है, तो लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट आई से इज़ last 2 years amendments means finance act plus notification related, circular related amendments last 2 years and case study last 3 years। यदि इतना कर सके इन एडिशन टू जनरल स्टडी, जनरली जो पढ़ते तो है, सब्जेक्ट पढ़ चुके पढ़ रहे, इनके अलावा इतना तो कर लिया, अपने आप से पूछ लीजिए इतना कर लिया। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन मोर क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। Of course, you are comfortable with this. Am I thorough with all the practical questions under indirect taxes? You ask yourself. क्योंकि कंपलसरी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन 4-5 पार्ट्स में क्वेश्चन आता है कंपलसरी, वो तो प्रैक्टिकली आता है। हाँ या ना? सर मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा
अब चाय वाय पीना है तो बोल देंगे चाय वाय पी लीजिए। आप बहुत ज़्यादा इसको मैं बहुत ज़्यादा विनम्रता समझूं या विनम्रता ही है? आप पता है मुझे, पीपल ऑफ राजस्थान हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं ना, एक तो बहुत श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धालु इन द सेंस पढ़ाई के मामले में बहुत सीरियस होते हैं और ए लिटिल मोर इंटेलिजेंट भी होते हैं। दिल्ली वाले डल स्टूडेंट्स नहीं हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन एक जगह से प्लीज़ एक जगह से दूसरी जगह, आप राजस्थान में मतलब यू बिलोंग टू राजस्थान ओनली, अपने जयपुर के या आसपास के यही आके पढ़ते तो इतना सीरियसनेस नहीं आता शायद, लेकिन आप दिल्ली आ जाइए, बहुत ज़्यादा जोश उमंग बढ़ जाती है, जोश बढ़ जाता है। मतलब दूसरी जगह जाने के बाद ना थोड़ा सा लग जाता है, शायद यही रीज़न है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान आई हैव सीन सब, एक तो मैंने देखा कि इंटेलिजेंस लेवल्स आर वेरी गुड, मैंने देखा स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान। एंड सेकंड पॉइंट मैंने देखा, ये तो है ही विनम्रता, ये सब तो ऑल ओवर इंडिया हमारे भारतवासियों के रगों में है वो, सही में, मैं मजाक नहीं कर रहा। साउथ टू साउथ, मैं साउथ से आया हूँ, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। सो दिल्ली में लास्ट 20 ईयर्स ऑलमोस्ट दिल्ली में सेटल्ड है, 20 ईयर्स हो गए। साउथ से लेकर ईस्ट इंडिया से फिर नॉर्थ इंडिया में मैंने प्रवेश किया। मैंने हर जगह देखा तो दैट इज़ एवरीवेयर, दैट्स ए गुड कल्चर वी हैव इन इंडिया। ये कल्चर बहुत बढ़िया कल्चर है। सो अमेरिका जैसे देशों में क्लासरूम में पिस्तौल, यानी क्लासरूम में ये लेके जाते हैं तो समटाइम्स टीचर को गोली से मार देते हैं। नहीं मजाक नहीं कर रहा, ये तो ऐसा होता है, होता भी है। टीचर को एक मतलब वो टीचर को क्या समझ रहा है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ की संस्कृति, हमारी संस्कृति में दो चीज़ें, ये तो है बड़ों की कदर करने वाली बात, दूसरी बात इंडियंस डोंट चेंज वाइव्स और डोंट चेंज हस्बैंड्स फ्रीक्वेंटली। अमेरिका जैसे देशों में यहाँ कोई लड़की लेडीज़ नहीं है, इसीलिए तो आई एम फ्री। ये तो बॉयज़ हॉस्टल है आई थिंक, हाँ ये तो एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज है। सो इसका तो थोड़ा फ़ायदा उठाए तो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते। कोई अदर जेंडर होंगे तो दिक्कत है। देखिए अमेरिका जैसे देशों में वी आर मैरिड फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, ऐसा करके इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। वी आर मैरिड फॉर द पास्ट 10 ईयर्स का कहने का मतलब देखो 10 साल से हम लगे हुए, मतलब तलाक वलाक वाली बात ही नहीं हुई, 10 साल तक एक साथ रहे, समझो कि हम कितने अच्छे लोग हैं। अपनी इंटीग्रिटी जताने के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, अपनी इंटीग्रिटी जताने के लिए ये दिखाते हैं कि हाउ लॉन्ग वी आर मैरिड, वी आर हैविंग दिस मैरिड स्टेटस टुगेदर। हम दोनों के बीच में कितना ये टाइम है, कितने टाइम से हम हस्बैंड एंड वाइफ है, क्योंकि नॉर्मली वो तो चेंज करते रहते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं। वहाँ लॉयर्स भी स्पेशलिस्ट है, वो बहुत ईजी है, लीगल सिस्टम भी बहुत ईजी है। इवन आईपीसी स्टूडेंट्स, आईपीसी में भी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैक्सिमम देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में। हालांकि थ्योरी बहुत पढ़ना पड़ता है, थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत कम है और आईपीसी में भी प्रैक्टिकल्स ज़्यादा है। लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में खतरा क्या है पता है? आईपीसी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, फाइनल के स्टूडेंट्स तो जानते ही है खतरा क्या है इंडायरेक्ट टैक्सेस में। थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल्स है। दिस इज़ नॉट लाइक ए कॉस्ट अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट समथिंग लाइक दैट। क्योंकि थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल्स है, थ्योरी बेस है तो उसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएगा। 2-3 मिनट से 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंडायरेक्ट टैक्सेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन वो थ्योरी बेस नहीं है, नहीं कर पाएंगे। सो पेपर सेटर को पता है, इसीलिए सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देने का मतलब है इसका बेस भी आपको पता है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सो कंक्लूड, नंबर 1 लास्ट 3 years केस स्टडी, नंबर 2 लास्ट 2 years amendments, number 3 practical questions in the indirect taxes portion. So you ask yourself, if you are thorough with these 3 elements, you are done. 40% हो गया वहाँ पे, आपको कोई दुनिया में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, वो 40% स्कोर कर ही लिया। सेकेंड,
लेकिन एक्स्ट्रा 10, 15, 20, 25, 30 एज द केस में भी हाउ टू स्कोर एक्स्ट्रा, इसके चलते तो हो ही जाता है, 40% लेवल पे पहुंच गए। एक्स्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट पास होने के लिए, वो कैसे? नंबर 1, पेपर चेक करने वाले आपका मेमोरी पावर चेक नहीं करेंगे। मेमोरी पावर है ही, मेमोरी तो क्योंकि सारी यहाँ डाल के तो एग्जामिनेशन हॉल में खाली हाथ पेन लेके जाते, कैलकुलेटर लेके ज़्यादा से ज़्यादा, मोबाइल भी अलाउड नहीं है ना, तो सारा यहाँ लेके कैरी कर रहे हो मेमोरी। नो डाउट देर इज़ ए टेस्ट फॉर मेमोरी वेरी सून। सीए इंस्टीट्यूट ओपन बुक सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले, सभी पेपर्स के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंटली 1-2 पेपर करेंगे। ऑलरेडी सीएस में चल रहा है एक पेपर, वो तो उसी लाइन्स में सीए इंस्टीट्यूट भी सोच रही है। ये तो इंटरनल न्यूज़ है, अभी बाहर निकला नहीं, निकलेगा नहीं, धीरे धीरे पता चलेगा। तो वहाँ मेमोरी टेस्ट नहीं, 100% कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट होगा नेचुरल ओपन बुक सिस्टम में। लेकिन अभी मेमोरी टेस्ट है ही, 70% मेमोरी का टेस्ट है, 30% कॉन्सेप्ट का। आप याद रखिए पेपर चेक करने वाले की साइकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि मैंने भी तो पेपर चेक किया और इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं ना। पेपर चेक करने वाले के पास 2 सेट्स आंसर सेट्स 2 भेजते, और डिस्क्रिशनरी पावर है, पेपर उनके पास होता ही है। एंड आपको लगता है कि ये आंसर गलत है तो वो अपने अनुसार चेक करो, मार्किंग करो, दैट इज़ फाइनल। पेपर चेक करने वाले जो मार्किंग करते हैं तो दैट इज़ फाइनल, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। इवन ITA के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आप चैलेंज नहीं कर सकते। पेपर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन चेक नहीं किया, वो तो चेक करने के लिए बोलो, वो तो मार्क चेक करवा के मार्क्स दे देंगे, मिलेंगे तो। इसलिए नॉर्मली पेपर चेक करने वाले को इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं, खाली छोड़ना नहीं, कुछ नहीं मार्क्स देना है तो लिखो ZERO 0 लिखो, लिखना पड़ता है। मतलब मैंने चेक किया, इसको कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है, 0 का मतलब नील, खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसा खाली छोड़ते तो अलग बात है। सो पेपर चेक करने वाले फर्स्ट ये देखते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट आता है नहीं आता है। सिंपल हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको आता है नहीं आता है। आता है कैसे? इट इज़ नॉट योर सिंपली नॉलेज, इट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स आप गिवन टॉपिक को, गिवन प्रोविज़न को, गिवन सब्जेक्ट को कैसे समझ रहे हैं, हाउ यू हैव प्रोसेस्ड। इन्फॉर्मेशन है बुक में, आपने पढ़ के प्रोसेस किया, जैसे इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाते हैं, जैसे डाटा कंप्यूटर में पढ़ते हैं, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा को प्रोसेस करके रॉ मटेरियल की तरह उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यही है ना। सो आपका प्रोसेसिंग स्पीड कैसी है, आपका प्रोसेसिंग टेक्निक कैसा है, आपका आउटपुट का रिलीज ऑफ आउटपुट, हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग द कंटेंट इन योर ओन लैंग्वेज। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर क्वेश्चन का डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो कहता है कि डिफाइन गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट को डिफाइन किया सेक्शन 65B क्लास 26A, राइट। सो डिफाइन गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 65B 44, सेक्शन 65B 26A और अंडर फाइनेंस एक्ट, वॉट एवर इट इज़। तो सिंपली रिप्रोड्यूस करोगे, मेमोरी है, अच्छी मेमोरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरीज के डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट डिफाइन किया, तो रिप्रोड्यूस किया आपने, इसके लिए 40% मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि योर मेमोरी इज़ वेरी गुड, यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस। और इसके बारे में और क्या लिख रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है डेफिनेशन के बारे में, वो देखना चाहेंगे। बस इतना ही लिखा तो 40% मिलेंगे मार्क्स। डेफिनेशन एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करोगे तो 40%, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करोगे अपनी भाषा में, बाकी 10% और 20%, यू मे गेट 50% और यू मे गेट 60%। सो वॉट एवर यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज वो देखेंगे। एंड इस संदर्भ में मैं एक अच्छी खबर मैं सुनाना चाहूँगा, बट दैट इज़ दे विल एक्सक्यूज़ योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, दे डोंट बॉदर। आपके इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, दे विल कंडोन, दे विल एक्सक्यूज़। एज ए होल मिला के देखते हैं कि आपको ये आता है नहीं आता, आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है,
उनको लगता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है लेकिन प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी जो मार्क्स देना तो दे देंगे, और क्या चाहिए। सो इट इज़ नॉट रिप्रोड्यूसिंग द सेम थिंग, इट इज़ नॉट योर नोइंग बट इट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग। नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस यही है, समझना ही नहीं बल्कि प्रॉपर प्रोसेस में प्रॉपर तरीके से अपने तरीके से आपने समझा और आप इसको रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। सो योर राइट अप particularly when you solve practical questions, your assumptions are very important. assumption, working note, कुछ भी कहो, कभी कहीं ऐसा होता है कि assumption की ज़रूरत नहीं होती, वर्किंग नोट्स में लिखो, या कहीं assumption देना पड़ता है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर थरो विथ इट। 40% एबोव स्कोर करने के लिए एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए मैंने बताया नहीं ना, सिंपली आपको क्या करना, सब्जेक्ट पढ़ना, सब्जेक्ट तो पढ़ना है। सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 40 के ऊपर 10% एक्स्ट्रा आएगा, 20% आएगा, 25% आएगा, अपने अपनी, राइट, अपने अपनी। वो तो आपका राइटिंग स्किल, आपका लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, प्लस आपका नॉलेज, द नॉलेज दैट यू एग्जिबिट ऑन द पेपर, एंड प्लस अबव ऑल योर टाइम मैनेजमेंट। ये तो 3 घंटे का चक्कर है, इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। 3 घंटे में सारा सब कुछ दे रहे हो ना वहाँ पे, योर टाइम मैनेजमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। फाइनल के विद्यार्थी तो जानते हैं, खेल चुके हैं, इससे बहुत खेल चुके हैं, वो तो ये खेल में वो माहिर है। फॉर पर्टिकुलर आईपीसी स्टूडेंट्स को तो थोड़ा सतर्क रहना कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना। सो इफ़ यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ऑटोमेटिकली 40 के ऊपर कितने मार्क्स होने हैं अपने अपने।